अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम करने के लिए कमर कस ली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो एक पेज पर हैं कि 27वीं आईनी तरमीम लानी है और इत्तेफाक राय से लानी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तो यहाँ तक कह दिया कि आईनी तरमीम के ओरिजिनल स्क्रिप्ट पर अमल दरामद रह गया है, हमें उसके लिए तैयारी करना होगी और इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। जबकि सेनेटर फैसल वाउडा ने एक के बाद एक तरमीम मंजूर होने का भी कह रखा है। अब हुकूमत बज़ाहिर तो सबके इत्तेफाक राय से ही 27वीं आईनी तरमीम पर काम शुरू कर चुकी है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी भी आईनी तरमीम के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया है। हैरत की बात यह है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत को हर मामले पर अपोज तो करती है, मगर हुकूमत मुखालिफ कोई भी एहतजाज भरपूर अंदाज में करने में नाकाम दिखाई देती है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत एक दूसरे पर नाकामी का मलबा डालने की कोशिशें कर रही है और मुल्क में कोई सियासी कैंपेन चलाने की बजाय अमेरिका और बरतानिया के सेनेटर्स से अपने सरबराहान को पाकिस्तान हुकूमत से बात करने के लिए ख़त लिखवा रही है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई मुमकिन बनाई जा सके। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा ये उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं कि अगर अमरीकी इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो जाते हैं तो नवंबर के महीने में ही बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। मगर दूसरी जानिब ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई की फ़िलहाल कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। अगर हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में मिलिट्री कोर्ट्स की कोई तरमीम ले आती है या फिर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने में कामयाब होते हुए हम ख्याल जजेस की तादाद और बढ़ा लेती है, तो इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। मगर सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी भी स्टेक होल्डर के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर लॉबिंग करने में मुतहरिक है। क्या इस तरह से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई मुमकिन बनाई जा सकती है या नहीं? और सबसे बढ़कर ये कि हुकूमत 26वीं तरमीम के बाद 27वीं और शायद बाद में 28वीं आईनी तरमीम भी लाए, तो हुकूमत की ऐसी क्या मजबूरी है कि एक के बाद एक तरमीम लाना पड़ रही है? इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मुझे पहले ये बताइएगा कि ये जो हुकूमत का आइडिया है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद, अभी तो ज़ाहिर है कि ऑन पेपर या कोई सॉलिड चीज़ सामने नहीं आई है, लेकिन 27वीं तरमीम करने जा रही है, क्या खदशात क्या हैं आपको इस तरमीम से मुताल्लिक जो अब आने वाली है या जिसकी आने की बातें सुनाई दे रही हैं? देखें, ये आईनी मार्शल लॉ लगाना चाहती है ये हुकूमत। असल में तो कोई और इनकी जो है डोरें इनकी और कोई खींच रहा है। अच्छा। क्योंकि ये अहदाफ उनका पूरा नहीं हो सका है। ये 56 आईनी तरामीम थी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेश की थी मौलाना फजलुर रहमान साहब को। और आपको याद होगा कि जब आर्टिकल 8 में ये था कि सिविलियंस को जो है फौजी ट्रायल किया जाएगा और उनके जो है कोई अदालत भी उसे नहीं देख सकेगी और चैलेंज नहीं हो सकेगा किसी अदालत के सामने। तो जब उन्होंने एतराज़ किया कामरान मुर्तज़ा साहब ने कि ये तो कैसे काबिल कबूल है, तो उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी है। ये बात कही चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। तो मजबूरी किसकी हो सकती है? साफ जाहिर है। इसी तरह आर्टिकल 243 में जो तरामीम थी कि ये जो है अस्करी क़यादत की जो है तैनाती, उनकी जो है मुंतकिली, उनका जो है एक्सटेंशन, वो सारी भी आर्मी एक्ट के तहत ही होंगी और उसमें भी सिविलियन का कोई इख्तियार ना होगा। तो फिर साफ जाहिर है आईनी मार्शल लॉ लगाने की ये जो है तरगीब है या वो तजवीज़ है। इसमें लतीफ़ खोसा साहब, मैं कता कलामी की माफ़ी चाहूँगी, आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा इन्हसार था मौलाना फजलुर रहमान साहब पे, और फिर हमने ऐन वक्त पे देखा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, एक जो अनसीन ड्राफ्ट था जो मार्केट में चल रहा था उसमें 56-57 शिकें थी जिस पर बात की जा रही थी, जिसमें से जो आपने डिस्कस की है मेनली ये भी मौजूद थी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब और आपने कामरान मुर्तज़ा साहब का जिक्र किया है,
کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے آپ کو بھی منانا تھا پی ٹی آئی کو, تو وہ چیزیں نکالی ہیں. اب کی بار آپ کو لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ جو نئی ایک ترمیم ہے 27ویں ترمیم جس میں ملٹری کورٹس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, کیپنگ دیٹ ان مائنڈ, اس پہ مان جائیں گے؟ میرا نہیں خیال مولانا بالکل نہیں کریں گے. وہ بہت زیرک سیاستدان ہیں. انہوں نے اب بھی جو کیا ہے انہوں نے ان کو بہت زیادہ لتاڑا ہے. اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ کالے ناگ کے میں نے دانت اور میں نے زہر نکال کے پھینکی ہے. تو یہ دراصل تو انہوں نے ایک چارج شیٹ لگائی مسلم لیگ نون پر اور پاکستان پیپلز پارٹی پر کہ یہ وہ چاہتے تھے کہ کالے ناگ کے ذریعے وہ پاکستان کے آئین کو اور پاکستان کی ریاست کو وہ ایک جو ہے زہر اس میں جو ہے بھرنا چاہتے تھے, اور میں نے وہ زہر نکال کے پھینکی. تو بالکل مولانا صاحب قطعاً نہیں کریں گے. وہ آج کہہ بھی چکے بڑا واضح طور پر کہ میں کسی 27ویں یا 28ویں ترمیم, 27 تو ہو گئی, 28ویں ترمیم کا میں بالکل نہیں کروں گا اور ہم تحریک چلائیں گے. وہ تو لطیف فوزہ صاحب معذرت کے ساتھ انہوں نے وہ فارم 47 کی گورنمنٹ کے بارے میں بھی کہا تھا, یہ کہہ کے یہی لفظ استعمال کر کے کہ یہ تو ترمیم کر ہی نہیں سکتے, یہ تو سہل ہی نہیں ہے, لیکن پھر ہوئی اور انہوں نے حصہ بھی ڈالا. دیکھیں اگر پھر ان کو یہ اپنے آپ کو بھی یہ شوق ہے کچھ سیاسی خودکشی کا, تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ مولانا صاحب جیسا زیرک سیاستدان جو ہے وہ جن کو اتنی زیادہ پذیرائی ملی کہ ایک مہینہ سارا فوکس ہی انہی پر رہا, اور ایک وفد جا رہا ہے, صدر پاکستان جا رہے ہیں, وزیر اعظم جا رہے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب جا رہے ہیں, اور مختلف جماعتیں جا رہے ہیں, حتیٰ کہ ہم بھی ان کے پاس بار بار جا رہے تھے. تو وہ میرا نہیں خیال آپ کے تو کھانے چل رہے تھے باقاعدہ. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. دیکھیں بالکل ہمارا تو مولانا صاحب کا لیکن فوزہ صاحب ہولڈ آن فار اے سیکنڈ, آپ نے خودکشی کا لفظ استعمال کیا, دیٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو می. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے خودکشی کا لفظ استعمال کیا, وہ خودکشی یہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کریں گے, آپ کنسیڈر کریں گے ان کی سیاسی خودکشی, یا 26ویں ترمیم پر جو انہوں نے کیا ہے حکومت کا ساتھ دیے جس طریقے سے, یہ بھی کوئی نیم خودکشی والا معاملہ لگتا ہے سیاسی؟ نہیں دیکھیں 26ویں ترمیم جو ہے انہوں نے یہ بھی باور کروایا تھا جو سرکاری جماعتیں ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ سینئر پینری جج کو ہی پہلا چیف جسٹس لیا جائے گا. وہ اس سے بدقسمتی سے انہوں نے انحراف کیا, مگر یہ بات بھی طے ہوئی تھی ان کے ساتھ. تو دیکھیں اگر یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنا دیتے اور پھر بینچ بھی اسی کے اندر ہی, سپریم کورٹ کے اندر ہی بینچ بنتی, آئینی بینچ, تو آئینی بینچ کی تشکیل پر جو ہے یہ ہو سکتا ہے اختلاف کے پہلے سینئر موسٹ 5 ججز کو لے لیں تو بات ہی ختم ہو جاتی تھی. کیونکہ سینئر موسٹ اگر پہلے 5 ججز کو آپ لے لیتے ہیں تو کسی کا کوئی اعتراض ہو نہیں سکتا ہے, کیونکہ بینچز ہمیشہ سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے اندر بینچز, سول بینچ بنتی ہے, کرمنل بینچ بنتی ہے, کمپنیز کوآپریٹ بینچ بنتی ہے, ٹیکسیشن بینچ بنتی ہے, مختلف بینچز بنتی ہیں. تو ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ اگر بن کے اگر وہ اہم ترین مقدمات جو آئین سے متعلق ہیں اور قانون کو چیلنج کیا گیا ہے اگر وہ سینئر موسٹ 5 ججز کے پاس ہوں تو بھی میرا نہیں خیال کہ کسی کو کوئی اعتراض ہو سکتا تھا. اگرچہ ہمارا اصولی موقف یہ تھا کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ چونکہ فارم 47 کی پیداوار ہے, یہ عوام کی آواز ہے ہی نہیں, عوام کی یہ جو ہے ووٹوں سے بن کے آئی ہی نہیں ہے. 100 لوگ جو ہیں بیچ میں گھس بیٹھی ہے, اسٹرینجرز ان دی ہاؤس ہیں, تو ان کو اصولی طور پر ہم نہیں مانتے کہ یہ ان کو اختیار ہے آئین ترمیم کرنے کا. قانون بچے جائے کہ آئین ترمیم کرنے کا. تو ہمارا ایک میں لطیف فوزہ صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ, آپ چونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت ایک پارٹی کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, مائی کوسچن از کہ آپ جب خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اس میں شرکت نہیں کرتے اور آپ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ ہم اس کے خلاف ہیں تو ہم بتا رہے ہیں کہ وی آر ناٹ پارٹ آف اٹ. ایون کہ پیلسٹائن کے اوپر بھی ایشو پر آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے, آپ لوگ شرکت نہیں کرتے, بعد میں ظاہر ہے آپ لوگوں کے بیان آئے کہ نہیں کرنی چاہیے تھی. مگر آن دی ادر ہینڈ علی امین گنڈاپور جو کہ آپ کی پارٹی کو ایک طرح سے ہیروئک انداز میں لیڈ کر رہے ہیں, ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر منصور علی شاہ صاحب
नहीं बने अगले चीफ जस्टिस तो हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। बट ऑन दी अदर हैंड जब उनकी ओथ सेरेमनी होती है वो वहाँ जाते भी हैं, अटेंड भी करते हैं। तो इट सीम्स लाइक द पार्टी हैज़ फॉलन इनटू टू डिफरेंट ग्रुप्स, और एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप के साथ शायद कांटेक्ट में नहीं है, या कम्युनिकेशन बेहतर नहीं है, कुछ कहा कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है और बताया कुछ जा रहा है। डू यू थिंक इट्स डैमेजिंग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ? इज इट? Well, you can say in a way कि ये इम्प्रेशन जो आपने दिया है, अगरचे ये इम्प्रेशन इसलिए सही नहीं है क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब बतौर सदर सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो है ओथ टेकिंग में नहीं गए, ये ज़हन में रखिएगा। वो एज रियासती आदाब के मलहूज रखते हुए एज अ चीफ मिनिस्टर, जहाँ बाकी चीफ मिनिस्टर गए हुए थे और जाना था, वहाँ एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस गए हुए थे, वो बतौर सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं गए हुए थे। ये जहन में रखें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको रियासती आदाब की तहत जो है उसको मलहूज रखते हुए उनको करना पड़ती हैं, और उसमें मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पॉलिटिकल पार्टी कोई इसमें एतराज़ कर सकती है या करना चाहिए। लेकिन जनरल तासुर चूँकि उनके पास दोनों ओहदे हैं, तो ये जनरल इम्प्रेशन जो आप कह रही हैं ये बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आपके, इससे जो है एक ये शायबा मिलता है कि शायद कोई, लेकिन यकीन करें कि कोई ग्रुपिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं है। एक ही कायद है यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। But then another question लतीफ खोसा साहब, if अगर आपकी यही मैं बात लूँ, then I think the other members of पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिनको खुसूसी कमेटी में इनवाइट किया गया था एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड सेनेट, तो उनको भी जाना चाहिए था, बिकॉज उनके पास भी दोहरी जिम्मेदारी थी उनकी कांधों पर। वो एक पार्टी को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट ऑन दी अदर हैंड उनके पास लोगों का वोट भी है और मैंडेट भी है, और ये उनकी एक जिसे कहते हैं कि जंग में वो बहुत अच्छा हिस्सा भी डाल सकते थे। तो अगर अली अमीन गंडापुर साहब भी कर सकते हैं तो फिर यहाँ पे भी होना चाहिए था ना सर? देखें, ये एक मुख्तलिफ बात थी, इसलिए कि हमने 26वीं तरमीम को तस्लीम नहीं किया, हमने बाइकआउट किया और उस असूली मौक़िफ़ पर किया कि ये असेंबली जो है नुमाइंदा असेंबली है ही नहीं, इसको अख्तियार ही नहीं है सिरे से। तो इसलिए अगर ये हम उस कमीशन में जाते जिसमें 8 रुकनी 8 मेंबर तो गवर्नमेंट के थे, 8 सीधे के सीधे गवर्नमेंट के थे, 3 हमारे थे, एक जो है JUI के कामरान मुर्तज़ा थे। तो मुझे बताएं 2/3 से करना था, 2/3 तो उनके पास मौजूद है। सो हमारा जाना या ना जाना, बैठना या ना बैठना, आपका क्या ख्याल है कि वहाँ कोई बहस व तमीज़ के जरिए एक दूसरे को दलील के जरिए कायल किया जाता है? ये तो बुलडोज किया जा रहा है सारे सिस्टम को, और बुलडोज भी इस अंदाज से किया जा रहा है कि उन्होंने ये, आपका क्या ख्याल है, मंसूर अली शाह साहब को लाने के लिए, उन्होंने चीफ जस्टिस बनाने के लिए ये 26वीं तरमीम का ढोंग रचा है? ये तो था ही इसलिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह को माने किया जाए, रोका जाए। तो हम बैठते भी तो उसको लेजिटिमेसी कन्फर करते, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि हम बिल्कुल नहीं बैठेंगे उसमें, और नतीजा वही था जो निकला। कामरान मुर्तज़ा वो बेचारा चिल्लाता रहा कि भाई आपने तो तय किया था, आपने तो फैसला ये किया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस पहले होंगे, और वो सीनियर मोस्ट भी हैं, उनके खिलाफ कोई ऐसी शिकायत भी नहीं है क्योंकि वो सबसे काबिल तरीन जज है सुप्रीम कोर्ट के। इस वक्त भी मैं दावे से कहता हूँ कि वो सबसे ज्यादा मतीन और फ़हीम और काबिल और लायक, और उनकी अगर जजमेंट्स भी देख लें तो वो कोई मुआवजा किसी और से नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जस्टिस आफरीदी साहब कोई किसी किस्म का उन पे कोई मेरा कोई एतराज हो रहा है मेरिट के हिसाब से या उनकी जो है इंटेग्रिटी के हिसाब से या अहलियत के हिसाब से, मैं कतन ये मकसूद नहीं है, लेकिन लामहला वो सीनियर भी हैं, सीनियर प्यूनी जज भी हैं। अभी देखें ना, वो माशाल्लाह 8 साल या आफरीदी साहब के 8 साल है, 3 साल के बाद आप उसको रिटायर कर देंगे, ये उसके साथ भी ज्यादती नहीं है आफरीदी साहब के साथ। इसी पॉइंट पे होल्ड कीजिएगा लतीफ खोसा साहब। आई हैव गॉट मोर क्वेश्चंस फॉर यू, मुझे लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है, वो भी हमारी मजबूरी है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, तो फिर ब्रेक से वापस आते हैं। सरदार लतीफ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। और वेलकम बैक लतीफ खोसा साहब। फैसल वाउडा साहब ने बुशरा बीबी की रिहाई हो या फिर इमरान खान साहब की बहनों से मुतालिक उनकी रिहाई हो,
एक दिन पहले 2 दिन पहले ही बता देते हैं. आई डोंट नो उनके पास अलादीन का चिराग है या खुद अलादीन उनके पास है, मौजूद है, जो उनको बताता है. लेकिन उन्होंने बताया कि वो उनको रिहाई का परवाना मिल जाएगा और वो मिल गया. अब नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज़ के बुशरा बीबी की रिहाई के बाद या इमरान खान साहब की जो हमशीरा है उनकी रिहाई के बाद, हु विल लीड द पार्टी? देखें, एक बात तो ये है कि आप जिनका नाम ले रही हैं, मैं समझता हूँ, मुझे तो कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत इंटेलेक्चुअल है और बहुत ज्यादा माशाल्लाह किसी पर दस्तरस और अबूर रखते हैं. आपको उनकी तो मिसाल देनी नहीं चाहिए थी, रेफरेंस, लेकिन उनका जरूर जमानत हुई है. लेकिन मुझे बताएं, इससे ज्यादा जुल्म क्या हो सकता है कि जब उसे आखिरी केस में बरी किया गया, इद्दत के केस में, जो बेहयाई की इंतहा थी और बेशर्मी की इंतहा थी, जो पाकिस्तान के जो है सिर्फ दुनिया में मजाक नहीं बना है, हमारे मजहब, प्यारे मजहब इस्लाम का भी हमारा जो है वो एक तशख्खुस जो है मजरूह हुआ दुनिया, बैरूनी दुनिया में. उससे बरीयत के बाद ये तीसरा तोशाखाना आ गया. मुझे बताएं, उसके बाद भी 9 महीने अंदर रखा गया, 9 महीने अंदर रखा गया. उसके बाद जमानत हुई है. वो न सिर्फ उनके खिलाफ कोई शहादत है, ना उनके खिलाफ वो जो केस बनता था, और फिर भी 9 महीने के बाद जमानत हुई है. उस पर भी ये कहना जी कि शायद कोई पता नहीं क्या हुआ है, शायबे देना या उस पे वो करना, वो तो अंधे को भी नजर आ रहा था जब आखिरी तारीख हाई कोर्ट में लगी हुई थी कि उनकी जमानत हो जाएगी. अब आपने कहा कि क्या वो क़यादत लीड करेंगी, तो देखें, इमरान खान भी नवंबर में बाहर आ रहे हैं. ये भी आप अगर मैं प्रेडिक्शन, मैं वो उस वाली वो नहीं कर रहा प्रेडिक्शन, मैं आपको कैलकुलेटेड अपनी सियासत जो है सियासी ये आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, आर यू कीपिंग 5th नवंबर इन माइंड, नदीफ फोसा साहब? That is one of the major considerations. आपका क्या ख्याल है? हमें डोनाल्ड लू की वजह से उन्हीं के तवस्सुत से निकाला गया ना इमरान खान को. हम तो गुलामी करते हैं बाबा, IMF उन्हीं की है, हम उनकी भी गुलामी करते हैं, उनके इदारों की भी गुलामी करते हैं. तो आपका क्या ख्याल है कि हमने इंडिपेंडेंटली इमरान खान को निकाला था? डोनाल्ड लू के उसी खत पे निकाला था ना. भुट्टो को फांसी किसके कहने पर दी गई थी? जाहिर है कि हेनरी किसिंगर के विल मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ यू अगर आप एटम बॉम्ब बनाना बंद नहीं करते. तो हमने तो हमेशा माशाअल्लाह उनकी गुलामी और ताबेदारी की है. अब आप देखें 5 नवंबर को जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है, तो आप देखें कि स्विंग जिस तरह वो कह रहे हैं ना, स्विंग सीट्स, स्विंग स्टेट्स और स्विंग वोट्स कह रहे हैं, तो आप अपना जरा स्विंग देखिएगा कि कैसा नहीं. लेकिन हाउ वुड डोनाल्ड ट्रंप हेल्प इमरान खान? मुझे थोड़ा सा कनेक्शन समझाइएगा, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं और जो आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, छोटी प्रेडिक्शन नहीं है खोसा साहब. तो मैं तो आपको बता रहा हूँ, अगर आपको पता होगा ही, आपको मुझसे ज्यादा पता है कि जो है हेनरी अपना इसका इमरान खान का और डोनाल्ड ट्रंप का या डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली का, इनका कितना ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है, कितनी दोस्ती है, कितनी प्यार मोहब्बत है, कितनी इज्जत और तकरीम का इनका आपस का रिश्ता है. आपको मुझसे ज्यादा इल्म है इस चीज का. तो आप समझते हैं कि फिर अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब बनते हैं सदर अमेरिका के, और बहुत बड़े इलेक्शन है ये, बाय द वे दुनिया की नज़रें इस पे हैं और आपकी तो बहुत ज़्यादा नज़रें इस पे लतीफ़ खोसा साहब, तो ये जो यहाँ का सेटअप है, यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है, वो मान जाएगी बड़ी आसानी से. आपकी IMF का कंट्रोल किसके पास है? आपका वर्ल्ड बैंक किसके कंट्रोल में है? आप तो डूबे हुए हैं कर्जों में, उनके मकरूज हैं आप. और अगर सऊदी अरब को ले लें तो सऊदी अरब भी बराह रास्त अमेरिका ही की जो है माशाल्लाह फेवरेट उसमें से है. तो आपका सारा सिस्टम जो है वर्ल्ड ग्लोबल, चूंकि एक ही इस वक्त जो है सोलर एक ही अपना तो फिर तो लतीफ खोसा साहब, मैं फिर तो मुझे ये पूछ लेने दीजिए, जसारत कर लेने दीजिए कि फिर तो आपका इन्हिसार उस पे है. ऑन दी अदर हैंड जो तहरीके एहतजाज, धरने, लॉन्ग मार्च, भूख हड़ताल जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, फिर तो वो बेसूद साबित हुई और फिर आप वो शायद वो करेंगी भी ना, क्योंकि आप तो समझ रहे थे कि प्रेशर डेवलप होगा. ना आपको किसने कहा? मैं सब कंफर्म कर रही हूँ. सुन लो जरा हौसले से. इमरान खान इज अ हार्ट थ्रॉब ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान. ये एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ न्यूट्रल हो जाए, हमें कोई मदद नहीं चाहिए,
صرف نیوٹرل ہو جائیے, ہاتھ اٹھا لے اس حکومت سے. دیکھیں ہمیں مدد نہیں چاہیے کسی, ہم صرف چاہتے ہیں کہ اور تاکہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آئینی حقوق میسر آ جائیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ حکومت اگر یہ 27ویں ترمیم کی کوشش کرتی ہے اور ججز کی تعداد بڑھانے والا معاملہ ہے, ملٹری کورٹس والا ہے, تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات کم ہوں گی کھوسا صاحب یا بڑھ جائیں گی؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے, یہ لکھ لیں آج ہی, اگر پریڈکشن سمجھیں یا اسے جو مرضی میرے پاس پیپر پین ہے, میں لکھنے لگی ہوں, آپ بتائیں بس. سیاسی تجزیہ سمجھے اس کا. ایک تو یہ 27ویں ترمیم کبھی پیش نہیں ہوگی. اچھا, It will never see the light of the day. نمبر 1. نمبر 2, یہ صرف ڈسٹریکشن کے لیے ہے. پہلے 2 مہینے جو ہے قوم کو اذیت اور کرب میں مبتلا رکھا اور ساری توجہ جو ہے اس طرف دلا دی, وہ آ رہا ہے, وہ جا رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, فلان ہو رہا ہے, ڈھینگ ہو رہا ہے, تاکہ لوگوں کی توجہ جو ہے ساری کی ساری مبذول. میڈیا آپ لوگ بھی سارے اسی طرف کنسنٹریٹ کرتے رہے, سارے کامنٹس بھی اسی طرف آتے رہے, سارا جو ہے الجھاؤ. اس میں مجھے بتائیں عوام کو کیا ملا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے مزید یہ چاہتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں, کوئی ان کے پاس معاشی ایجنڈا نہیں ہے, کوئی ان کے پاس سیاسی ایجنڈا نہیں ہے, کوئی ان کے پاس قانون سازی کا ایجنڈا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سوائے اس کے کہ ہم نے کیسے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو کیسے دیوار میں اس کے ساتھ لگانا نہیں ہے, دیوار کے اندر کیسے ہم نے اس کو چنوا دینا ہے, جی چنا دینا ہے. تو ان کے علاوہ اور اس کی کوئی سوچ نہیں. تو عوام اس سے آوازار ہو چکے ہیں, بیزار ہو چکے ہیں. عوام کی جو ہے تکالیف میں ازالے کی بجائے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور عوام اس سراسیمگی کے عالم میں سے باہر نکل کر اب وہ مایوسی کے اس دہلیز پر پہنچ چکے ہیں جہاں وہ ان کے خلاف خود ہی ایک فلکر کی ضرورت ہے, ایک فلیش پوائنٹ کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ان کو خشو خاصات کی طرح بہا کے عوام جو ہے باہر پھینکے گی. تو اس لیے ان کے لیے یہی ایک ہے کہ قوم کو جو ہے ان کی طرف توجہ رکھیں. 26ویں ترمیم اس میں سارے اٹھاؤ جی, یہ ہے پکڑا فلانا. اب 27ویں ترمیم یہ ہے جی, مولانا صاحب آ رہے ہیں, ان کے پاس جا رہے ہیں, خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی میں جی بات ہو رہی ہے. آج بھی یہی طے کیا ہے نا سو کالڈ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این نے, کہ جناب ہم کنسنسس پیدا کریں گے اور خورشید شاہ وہی کمیٹی جو ہے اس کو فعال کریں گے اور اس کے اندر اتفاق رائے. تو یہ صرف قوم کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. بتایا نہیں ہے کہ کون سی ترامیم لائیں گے, بتایا نہیں ہے کہ کون سے ابہام ہیں جو 26ویں ترمیم میں رہ گئے ہیں اور اتنی جلدی 27 ترمیم. لاسٹلی مجھے لطیف کھوسا صاحب ایک چھوٹا سا سوال لے لیں. لاسٹلی مجھے بتائے گا کہ بشرا بی بی کا فیوچر ہم سیاست میں دیکھ رہے ہیں, وہ لیڈ کر رہی ہیں, اس کو ہاں نہ میں بتائیے گا. دیکھیں میں نے جیسے کہا نومبر میں یہ خان صاحب آ رہے ہیں, اس وقت تک میرا ذاتی رائے یہ تھی, اور میں نے عمران خان کو کہا کہ یا تو آپ بشرا بی بی کو جو ہے فوکل پرسن, یہ نہیں لیڈ کرنا, فوکل پرسن یعنی آپ کی جگہ اسپوکس پرسن کی جگہ آ جائیں, یا علیمہ بی بی اپنی بہن کو کر دیں, کیونکہ یہ ابہام پیدا ہو رہا ہے کہ جی گوہر کچھ کہتا ہے, عمر ایوب کچھ کہتا ہے, اسد کیسر کچھ کہتا ہے, مروت کچھ کہتا ہے, سلمان راجہ کچھ کہتا ہے. تو وہ تھوڑا سا تاکہ وہ اسٹریم لائن ہو جائے, تو جب فوکل پرسن یا آپ کا اسپوکس پرسن کی حیثیت سے آپ کی بیوی یا آپ کی بہن آ جائے گی تو وہ سیٹل ہو جائے گا. لیکن ultimate word is that of عمران خان. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سردار لطیف کھوسا صاحب نے. میں نے لکھ لیا ہے بائی دا وے کھوسا صاحب, میں یہ پیپر اپنے پاس رکھوں گی کہ آپ نے کہا کہ 27ویں ترمیم کبھی بھی پیش نہیں ہوگی. بہرحال ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمیں جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کارا. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کارا صاحب نے. کارا صاحب یہ 26ویں آئینی ترمیم تو ہو گئی اور پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کاوشیں بھی ہمیں نظر آئی. 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر اتفاق رائے ہو رہا ہے, یہ کیوں ضروری کیوں ہے 27ویں آئینی ترمیم؟ حکومت اگر سمجھتی ہے, پارلیمان کے ممبران سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کو یہ چیلنجز درپیش ہے یا آنے والے دنوں میں یہ ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے پریمپٹیولی کام کر لیا جاتا ہے, لیجسلیشن کر لی جاتی ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ آج کرنٹلی مسئلہ ہم گیا, اس کو حل کرنے کے لیے کر دیا جاتا ہے. تو 26ویں ہو, 27ویں ہو یا 30ویں ہو, ترمیم ایک بہت سنجیدہ کام ہے. یہ روٹین میں تو نہیں ہوتا اور یہ بڑا مشکل کا, اور اس کے لیے
अभी तक मेरे इल्म में भी नहीं है कि 27वीं तरमीम का कोई वजूद है। जब होगा तो ये एक लीगल वे है, करने में कोई मदायका नहीं है। ठीक, लेकिन इसकी बातें तो कारी साहब हो रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम रह गई है, जो चीज़ें उसमें रह गई थी 26वीं आईनी तरमीम में, वो 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए उस पर बात होगी। तो हमें तो ये समझ आ रही है कि जो चीज़ें रह गई थी, जिस तरह इनिशियली राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे प्रोग्राम में भी कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स का मामला रह गया था, उस पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका हमारा, तो शायद वो 27वीं आईनी तरमीम में डिस्कस की जाएँ। तो ऐसी भी बातें हैं। देखिए, अगर कुछ लोग 26वीं तरमीम में उन चीजों से मुत्तफिक नहीं हुए तो वो कैसे मुत्तफिक हो जाएंगे? और अभी इसको होने तो दीजिए ना। अगर कोई पहले ड्राफ्ट आता है, हुकूमत को इरादा जाहिर करती है, फिर बात करेंगे। अभी तो हेर से है। लेकिन 27वीं आईनी तरमीम की बात हम कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम से पहले भी जब असेंबली का इजलास बुला लिया गया था और ड्राफ्ट किसी के पास मौजूद नहीं था, फिर रात को 1 बजे जो ड्राफ्ट आया उसकी कहानी भी सबके सामने है। तो शशो पंच में तो हुकूमत हमेशा से है जब से तरमीम की बात हो रही है। फैसल वावड़ा साहब ने, कारी साहब, मेरे प्रोग्राम में कहा था कि अब तरमीम होगी, तरक्की होगी, तरमीम होगी, तरक्की होगी। ये किस किस्म की तरमीम होगी और किस किस्म की तरक्की होगी? उन्हीं से पूछिए जिसने कहा था, मैं क्या बता सकता हूँ। अच्छा। उनके दिमाग में क्या बात थी कि उन्होंने वो बात कही, किस रेफरेंस में कही, वही बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता। चले आप, लेकिन एक बात सिर्फ मैं आपसे अर्ज करूं जी कि जो 26वीं आईनी तरमीम थी, उसमें हुकूमत वक्त ने उसका इजहार किया, लॉ मिनिस्टर ने उसके बारे में बात की, जमातों से मशावरत की, फिर उसके ऊपर तनाज़ा शुरू हुआ, फिर उसके वोट पूरे ना हुए, फिर उस पर मुबाहिसा शुरू हुआ और उसके नतीजे में एक फाइनल एग्रीड ड्राफ्ट सामने आया। ये है उसकी हिस्ट्री। अभी तक तो 27वीं तरमीम में आपसे सुन रहा हूँ, हुकूमत की तरफ से या किसी पार्लियामेंटेरियन की तरफ से तो उसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक, चले, आप मुझसे सुन रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि आपने ये सुन लिया है। कारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जिक्र कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम के बाद वज़ीर आज़म को घर भेजने का रास्ता बंद हो जाएगा। गालिबन उनका इशारा जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट की जानिब था, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि अदालतें भी किरदार अदा करती रही हैं। लेकिन माय क्वेश्चन टू यू इज़ कि 63A का जो पुराना वाला जो तशरीह और फैसला कलअदम करार दिया गया, और अब की जो हम रूह से देखें वोट काउंट होगा और डी सीट होगी, तो इससे तो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कभी भी अदम एतमाद आ सकती है। तो फिर स्टेबिलिटी किस चीज़ की हुई वज़ीर आज़म या उनकी गवर्नमेंट को लेकर? हुकूमतों को तब्दील करने का एक आईनी तरीका तो कभी ख़त्म नहीं किया। ये तो कभी रूह भी नहीं थी, कभी ख्याल भी नहीं था, ना ही होना चाहिए। ये तो जमहूरियत के अंदर एक सेफ्टी वेल्व होता है कि आप हुकूमत से मुतमईन नहीं है, वज़ीर आज़म से मुतमईन नहीं है, और आप उनके खिलाफ वोट कर देते। उन्होंने जिस रंग में कहा था वो ये था कि अदालतें नामुनासिब फैसलों के जरिए वज़ीर आज़मों को घर भेजती रही, अब वो रास्ता बंद हो गया। ये बात उन्होंने कही थी। नहीं, मैंने भी शुरू में ये डिस्कस किया है कि गालिबन उनका जो इशारा था वो इसी जानिब था, लेकिन 63 का जो फैसला हुआ है, क्योंकि मंजूर वसान साहब वो माशाल्लाह ख्वाब देखते रहते हैं, तो उनका भी एक बयान आया है कि बिलावल साहब को वो वज़ीर आज़म बनता हुआ देख रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश तो है कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म बने। मैं लिखता हूँ जी, इस 5 साल के लिए हमने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म चुना हुआ है। हमें कहा गया था, वो ये फार्मूला डिस्कशन में आए थे, आपके साथ भी शेयर कर चुके हैं। अब ये सवाल बार बार पता नहीं क्यों दोहराया जाता है कि हमें कहा गया कि 2.5 साल की गवर्नमेंट बना लेते हैं। हमने कहा नो, एक गवर्नमेंट चले, स्टेबिलिटी के साथ चले, 5 साल चले। हम तो ये उनको 5 साल दे चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसको कैसे देखते हैं आप कारी साहब कि जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है, उससे पहले आपने भी मेरे प्रोग्राम में बारहा कहा, हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव्स भी ये बात करते रहे कि कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं अदलिया में जो इमरान खान को उनके गलत डिसीजन पे सपोर्ट करते हैं। अब आपको लगता है कि 26वीं तरमीम के बाद ये जो खदशा या अंदेशा है ये कम हो गया है? देखिए, वो अगर वो जिनके दिलों में वो बसते हैं, ये दिलों में उनके लिए हमदर्दी है, वो होगी जी। इस वक्त तो बात यह है कि हमने उस काम के जजेस को, ये जो तरीका कार है उसको नहीं बदला, बल्कि चीफ जस्टिस जो आए हैं वो तो है ही न्यूट्रल बिल्कुल, वो तो किसी ग्रुप का हिस्सा भी नहीं थे अदलिया के अंदर। लिहाजा ये सवाल इस वक्त रेलेवेंट नहीं है।
तो ये सवाल रेलेवेंट है कि याहिया अफरीदी साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह जो हैं उनको रहना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्ट कुछ लोग ये कर रहे हैं मुखालिफिन में से कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आपकी राय इस पे क्या है? देखिए, लोगों की ख्वाहिश है, अब ख्वाहिशों के तो बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, उनको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन दोनों सीनियर जज साहबान हैं और अच्छे जज हैं, उनको अपना काम करना चाहिए। लतीफ गोसा साहब ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अगर सदर बन जाते, क्योंकि अमरीकी इलेक्शन भी देयर अराउंड द कॉर्नर, तो उन्होंने कहा कि अगर वो सदर बन जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब के जेल से बाहर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये इसको आप कैसे, इस पे क्या तज्जिया करेंगे? क्या ये वाकई इतना असर है ट्रंप का पाकिस्तानी सियासत पे कि वो कहेंगे और इमरान खान छूट के बाहर आ जाएंगे? देखिए, अब ख्वाहिशों के ऊपर सवाल नहीं बनते, या बनते हैं तो उनके जवाब मुझसे तो कम से कम नहीं बनते। अच्छा, तो आप इस पे शेर सुनना पसंद करेंगे कि वो गालिब साहब फरमाते हैं हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन कम भी, फिर भी कम निकले। ऐसे ही है, ऐसे ही। ठीक है कारा साहब, लास्टली मुझे बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के गवर्नर, वो उनकी मुलाकात होती है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ, और वो एक बार फिर शिकवा करते हैं कि जो नून लीग ने हमारे साथ मुआहदे किए थे, जो कमिटमेंट्स की थी, वो पंजाब में पूरी नहीं हो रही हैं। ये किस किस्म की कमिटमेंट्स और मुआहदे हैं जिस पे अभी तक नून लीग अमल दरामद नहीं कर रही? देखिए, ये बात हम गवर्नमेंट के कई दफा नोटिस पे लाए हैं, जब हमारी है, और इस सवाल का जवाब भी कोई सैकड़ों दफा दे चुके हैं, कि जो सैकड़ों प्रोग्रामों में दे चुके हैं रादर, कि जो हमारा अलायंस बनाते वक्त मुआहदा हुआ था, हुकूमत कैसे चलाएंगे, क्या क्या काम करेंगे, किस तरह पावर शेयरिंग होगी, वो जो हमारे साथ एग्रीमेंट है इन राइटिंग हुआ, और जो कि हर जमहूरी हुकूमत में जब कोalition गवर्नमेंट्स बनती हैं तो ऐसे मुआहदे किए जाते हैं ताकि बाद में कोई नाइतफाकी या बहम ना हो, तो उस पे अमल दरामद नहीं हो रहा। उसके ऊपर हम कह रहे हैं कि कुछ इससे पे हुआ है, कुछ पे रहता है, वो भी करें। क्या आड़े क्या आ रहा है? ये सवाल तो मुस्लिम लीग से पूछिएगा जी, आड़े क्या है। नहीं, उन्होंने पीपल्स पार्टी को एज अलाइज कोई तौजी तो दी होगी। नहीं है जी, ये गवर्नर साहब को पता होगा, वो मीटिंग्स में है, मैं मीटिंग में नहीं। ठीक है, अगर आप गवर्नर साहब होते तो मैं कारा साहब आपसे ये लाजमी सवाल करती, लेकिन आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।